जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये एक और वीडियो देखिए, इसमें से मुझे लगता है कि इस वीडियो में से कम आपको 4 क्वेश्चन मिलने चाहिए। मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ कि कल के पेपर में यानी पर्यावरण वाले पेपर में कम से कम 4 क्वेश्चन इसमें से मिलने चाहिए। इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र। देखिए, अ, पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है? देखिए, जब पूरा जो इकोलॉजी का सिस्टम है जिसमें जीव, पौधे, मिट्टी, हवा, पानी सब मिल कर के एक तंत्र बनाते हैं ना, तो उस सब से मिल कर के जो तंत्र बनेगा उसे हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है? तो ये मैं पूरा डिस्कशन इसके साथ आपके साथ करूँगा इस पूरे वीडियो में, और 25 क्वेश्चन ज़रूर आपके साथ साझा करूँगा, और वो बहुत ईजी होंगे और जल्दी फटाफट, मुश्किल से 10 एक मिनट का वीडियो बनाऊँगा। इतना लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा तो आपको परेशानी नहीं आएगी। देखो, इकोसिस्टम होता क्या है? जिसमें जैविक और अजैविक दोनों घटक मिलकर के एक साथ एक इको सिस्टम बनाते हैं, तो वो क्या है? वो होता है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र। और इस शब्द का प्रयोग 1935 में टेंसिल ने किया था। अच्छा, स्थलीय जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, उसमें वन, घास के मैदान, मरुस्थल ये शामिल होते हैं। जलीय जो इकोसिस्टम होता है, उसमें समुद्र, नदी, तालाब यानी जो पानी वाले हैं वो शामिल हो जाएंगे। और जो मैंग्रोव, एस्चुरी जैसे जो तंत्र होते हैं वो दोनों इसमें मिक्स होते हैं, जहाँ जल भी और थल भी। अच्छा, जो इसके आधार होते हैं वो देखो दो तरीके से होते हैं। एक तो जैसे उत्पत्ति के आधार पर नेचुरल होते हैं, जैसे वन और महासागर। कृत्रिम जैसे कृषि भूमि और जलाशय, जिनको मानव बनाता है। अच्छा, संरचना की हम बात करें, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा। देखो, मैं आपको बताऊँ घटक किस प्रकार से बनते हैं। देखो, जैविक घटक यानी जो बायोटिक होते हैं, इसमें जब हम जैविक घटकों की बात करेंगे तो कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? ये वे जीवित सदस्य होते हैं जो पोषण के आधार पर 3 श्रेणियों में बटे होते हैं। ये जीवित सदस्य होते हैं। इसमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर यानी जो उत्पादक होते हैं, जिसमें हरे पौधे, शैवाल ये होते हैं। उपभोक्ता कौन होते हैं? जिसमें शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी तीनों आते हैं। अपघटक, जिसमें बैक्टीरिया और कवक जो मृत पदार्थों को पुनः सरल तत्वों में बदलते हैं। और जब हम एबायोटिक तत्वों की बात करें, देखिए ये तो जीव जैविक हो गए। अजैविक कौन से? ये निर्जीव होते हैं। ये क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं। जैसे जलवायु, तो इसमें टेम्परेचर, बरसात ये आ गए। फिर अकार्बनिक, जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। फिर कार्बनिक, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। फिर मृदा, मृदा भी जो है इसी में आती है। देखो, पारिस्थितिक तंत्र में आप देखोगे कि जब उत्पादक स्तर पर बात करोगे तो प्रथम पोषण स्तर पर जो होते हैं, फिर द्वितीय और फिर तृतीय, इस तरीके से एक फूड चेन बनी होती है। आप देखोगे कि उत्पादक क्या है यहाँ पर? हरे पौधे। इनको कौन खा रहा है? प्राथमिक उपभोक्ता, जिसमें हिरण है, खरगोश है। इसके बाद इनको कौन खा रहा है? मेंढक, सांप, ये द्वितीयक उपभोक्ता। फिर तृतीयक कौन हो गए? बाज और शेर, जो इनको खा रहे हैं। इसके बाद जो बैक्टीरिया और कवक, ये अपघटक होते हैं। ये एक प्रकार से फूड चेन होती है, इसको आप लोग देखना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ मैं ऊर्जा प्रवाह और इनको डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बनेगा। फूड चेन के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है। एक ऊर्जा और पोषण के बीच की जो एक जीव से दूसरे जीव में जो ऊर्जा और पोषण एक से दूसरे जीव में जो ट्रांसफ़र होते हैं, उसको हम लोग फूड चेन बोलते हैं बेसिकली। जो हरे पौधे से प्रारंभ होती है और उच्चतम मांसाहारी तक जाती है। और जैसे घास मैंने आपको बताया, टिड्डा इसको खाता है, मेंढक जो है टिड्डा को खाता है, और उदबिलाव जो है मेंढक को खा जाता है। तो ये एक प्रकार से एक सर्किल होता है। ग्रेजिंग यानी चराई खाद्य श्रृंखला, जैसे घास, हिरण और खाद, शेर, ये एक प्रकार से हो गया। अपरद खाद्य श्रृंखला, इसमें क्या होता है? मृत कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होती है, जैसे मृत पत्तियाँ, जिसको केंचुआ खाता है और इसको पक्षी खा जाते हैं। इस तरीके से आप देखोगे कि फूड वेब भी होता है, एक खाद्य जाल। एक तो चैन थी, एक खाद्य जाल होता है। ये एक जटिल नेटवर्क होता है जहाँ कोई भी जीव केवल एक ही प्रकार का भोजन नहीं करता, वह अलग अलग अनेक प्रकार के जीवों के ऊपर डिपेंड होता है। इसीलिए जो है इसको फूड वेब बोलते हैं। खाद्य जाल में कुछ प्रजातियाँ जो होती है वो की स्टोन प्रजातियाँ होती हैं।
देखिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के साथ साझा करूँगा, उसमें आपके ज़्यादा समझ में आएगा। तो वहाँ से अब जैसे मैंने यहाँ से आपके साथ ज़्यादा चीज़ें नहीं साझा कर रहा हूँ, मैं सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर आ जाता हूँ। जैसे व्हाट इज इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम होता क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक, यानी जैविक और अजैविक घटकों के बीच अंतरक्रिया। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, मतलब इनमें से बायोटिक यानी जैविक घटक नहीं है। तो कौन नहीं है जैविक घटक? टेम्परेचर, ये मैंने आपको बताया था। द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर डिवाइडेड, यानी जो संरचनात्मक जो श्रेणियाँ होती है वो किस में बटी हुई होती है? तो यहाँ पर बहुत क्लियर कट है कि बायोटिक और एबायोटिक दो भागों में यहाँ पर बटे हुए हैं। प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम आर नॉन एज, मतलब जो परितंत्र में उत्पादक होता है वो क्या होता है? स्वपोषी होता है, यानी ऑटोट्रॉप्स होता है वो। डिकम्पोजर हेल्प इन, मतलब जो डिकम्पोजर होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं? तो ये बी ऑप्शन आएगा इसमें, पोषण चक्रण में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन 6 की बात करें, विच इज़ ए फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम, यानी परितंत्र का जो कार्य होता है वो क्या होता है? तो इसमें सी ऑप्शन आएगा, मतलब ऊर्जा प्रवाह और न्यूट्रिएंट यानी ऊर्जा और पोषक चक्रण। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज, मतलब परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह कैसा होता है? तो मैं आपको बताऊं, एक दिशीय होता है ये, बी ऑप्शन आएगा, यूनिडायरेक्शनल। क्वेश्चन नंबर 8, द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन फूड चेन वाज गिवन, मतलब ये खाद्य श्रृंखला में 10% ऊर्जा स्थानांतरण का नियम जो है वो किसने दिया? तो लिंडेमैन ने दिया था। द ग्रॉस प्राइमरली प्रोडक्टिविटी इज, जो प्राथमिक उत्पादकता है वो क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं कि टोटल एनर्जी फिक्स्ड बाय फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 10, और स्टैंडिंग क्रॉप्स रिप्रेजेंट, यानी जो स्थायी फसल होती है वो क्या दर्शाती है? तो ये दर्शाती है ऑप्शन ए, यानी बायोमास, ए ट्रॉपिकल लेवल एट गिवन टाइम, दिए गए समय पर एक पोषी स्तर पर बायोमास। क्वेश्चन नंबर 11, ए फूड चेन इज, खाद्य श्रृंखला क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं कि एक लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है, जैविक जीवों का रैखिक क्रम। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, इन ग्रेजिंग फूड चेन द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज, यानी चराई खाद्य श्रृंखला में जो पहला पोषी स्तर है वो क्या होता है? तो उत्पादक यानी पौधे होते हैं इसमें। ए फूड वेव इज मोर रियलिस्टिक देन फूड चेन, खाद्य श्रृंखला से अधिक खाद्य जाल यथार्थवादी होता है क्योंकि यह जटिल भोजन संबंधों को दर्शाता है। इट शोज द कॉम्प्लेक्स फीडिंग रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14वां क्वेश्चन, विच ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल इन फूड वेव, यानी खाद्य जाल में सर्वोच्च पोषी स्तर पर कौन सा जीव होता है? तो इसमें होता है शीर्ष मांसाहारी। ये ध्यान रखना है बेटा आपको। डिट्रेयस फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम, मतलब जो मलबा खाद्य श्रृंखला होती है वो किससे शुरू होती है? तो डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी मृत कार्बनिक पदार्थ से। इकोलॉजिकल सक्सेशन एज, मतलब जो पारिस्थितिक उत्तराधिकार है वो क्या होता है? तो ऑप्शन ए, यानी चेंज इन कम्युनिटी स्ट्रक्चर ओवर, समुदाय के समय के साथ समुदाय संरचना में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 17, प्राइमरी सक्सेशन ऑकर्स ऑन, प्राथमिक जो उत्तराधिकार होता है वो क्या होता है बेसिकली? तो ए वेयर रॉक और न्यूली फॉर्म्ड लैंड, यानी नंगे चट्टान या नवनिर्मित भूमि। सेकेंडरी सक्सेशन इज फास्टर देन प्राइमरी बिकॉज, देखो द्वितीयक उत्तराधिकार प्राथमिक से तेज होता है। क्यों होता है तेज? क्योंकि सॉइल इज रेडी प्रेजेंट, मिट्टी से पहले मौजूद होती है, यानी सॉइल इज ऑलरेडी प्रेजेंट, यानी मिट्टी पहले से मौजूद होती है, सॉरी। क्लाइमैक्स कम्युनिटीज, यानी जो चरम समुदाय होता है वो क्या होता है? तो ये होता है स्टेबल एंड सेल्फ सस्टेनिंग फाइनल स्टेज, स्थिर एवं स्वयं निर्वाहक अंतिम चरण। हाइड्रोस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हाइड्रोसीड किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है चट्टान पर उत्तराधिकार का। ध्यान रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सॉरी, ए ऑप्शन आएगा, सक्सेशन इन वाटर बॉडीज। हाइड्रो मतलब पानी होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग
विच पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट इन एन इकोसिस्टम। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें ऑप्शन ए आएगा, पिरामिड ऑफ एनर्जी। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज सन, यानी सूर्य जो है अल्टीमेट सोर्स होता है। इन फूड वेव ऑर्गेनिज्म कैन ऑक्यूपाई, यानी खाद्य जाल में जीव कई स्थानों पर हो सकते हैं, और इसका आंसर आएगा मल्टीपल ट्रॉपिक लेवल, यानी एकाधिक पोषी स्तर। इकोलॉजिकल सक्सेशन लेड टू, जो पारिस्थितिक उत्तराधिकार का परिणाम होता है वो क्या होता है? तो इसमें आएगा इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी एंड स्टेबिलिटी, बढ़ी हुई जैव विविधता और स्थिरता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैन मेड इकोसिस्टम, मतलब इनमें से कौन सा? तो बहुत क्लियर कट है, एक्वेरियम जो होता है वो मानव बनाता है, बाकी सब जो है नेचुरल होते हैं। तो देखिए कितना आसान सा ये आसान से क्वेश्चन थे, और मुझे लगता है कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन इसमें से आने चाहिए। थैंक यू सो मच।